हाय गाइस, वेलकम टू fearless स्क्वाड्रन। ये चैनल CDS, CAPF, AFCAT, NDA और जो भी डिफेंस एग्जाम्स या कोई भी यूपीएससी एग्जाम्स जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है उसमें हम ये सॉल्व कराते हैं। इसमें मेन फोकस हमारा डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स हैं। इसमें हम PYQ को इतने अच्छे से तोड़ते हैं और इतने अच्छे से ब्रेक डाउन करके बताएंगे जिससे कि आपको PYQs, उनके कॉन्सेप्ट, उनकी स्ट्रेटजीज एकदम सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। तो स्टे डिसिप्लिन, स्टे कंसिस्टेंट एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो CDS में आ रखा है वो है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जॉर्वे कल्चर ऑफ द डेक्कन। जो जॉर्वे कल्चर है डेक्कन का, उससे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उसको देखिए। तो पहला बोलता है इट कवर्स प्रैक्टिकली द होल मॉडर्न महाराष्ट्र एक्सेप्ट द कोस्टल कोंकण डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये जो जॉर्वे रीजन है, कल्चर है, जो ये पूरा महाराष्ट्र को करता है कवर, लेकिन जो कोस्टल कोंकण डिस्ट्रिक्ट है उसको छोड़ के। दूसरा बोलता है प्रवर गोदावरी वैलीज सीम्स टू हैव बीन द न्यूक्लियर जोन। तो ये जो गोदावरी वैली का जो रीजन है ये एक न्यूक्लियर जोन है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है लार्ज साइट ऑफ दिस कल्चर यील्ड एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। मतलब बोल रहा है कि इसमें जो साइट्स हैं उसमें हमें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, उसके एविडेंस पाए जाते हैं। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, 1 एंड 2, 2 एंड 3 एंड 1, 2, 3। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें है हमने स्लाइड्स को ऐसे डिजाइन किया है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देखने हैं तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, जो 1 एंड 2 है, थर्ड नहीं है। अब यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप आगे देखिए। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो जो जॉर्वे कल्चर था वो एक चैल्कोलिथिक आर्कियोलॉजिकल कल्चर है। ठीक है, हमें एक पॉइंट समझ में आया कि जॉर्वे कल्चर चैल्कोलिथिक आर्कियोलॉजिकल कल्चर है और ये एक प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में है और ये एक्सक्लूडिंग द कोंकण कोस्ट, जो कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है। सही है, महाराष्ट्र में है, कोंकण कोस्ट इसमें नहीं आता। फिर इसका कोर रीजन है वही गोदावरी वैली के साइड में। ठीक है ना, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी सही हो गया। और इसमें है पीपल फॉलोड अ सेटल इकोनॉमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। यहाँ पे जो पीपल फॉलो कर रहे हैं क्या? सेटल इकोनॉमी बेस्ड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, प्रैक्टिसिंग मिक्स्ड फार्मिंग रादर देन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो अब यहाँ देखो, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? एक सेटल इकोनॉमी बेस्ड एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं। तो इसमें हमें ये पता चला कि जो दो स्टेटमेंट है वो तो सही है, लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, यहाँ पे एविडेंस के में बोला कि मिले कि नहीं, यहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, ये सब मिक्स फार्मिंग। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 3 जो है वो है इनकरेक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सवाई जय सिंह एस्ट्रोनॉमिकल वर्क। तो आप बताइए कि इसमें ये जो सवाई जय सिंह एस्ट्रोनॉमिकल वर्क है इसमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें कौन सी सही है? पहला है ही लर्नड ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द यूरोपियन ऑब्जर्वेशन। ये जो जय सिंह हैं उन्होंने सीखा यूरोपियन ऑब्जर्वेशन की एक्यूरेसी को, एंड ऑब्टेन डी ला हायर टेबल्स फ्रॉम विच ही रिप्रोड्यूस अ रिफ्रैक्शन टेबल। उन्होंने बोला कि उन्होंने एक ला हायर टेबल जो है, डी ला हायर टेबल, उससे उन्होंने रिफ्रैक्शन टेबल को रिप्रोड्यूस करना सीखा। फिर दूसरा कहता है ये जो एस्ट्रोनॉमर्स है, हिज एस्ट्रोनॉमर्स ऑल्सो डेवलप्ड अ टेलीस्कोप ऑफ देयर ओन टू ऑब्जर्व द लूनर फेज ऑफ वीनस। और उनके एस्ट्रोनॉमर ने एक टेलीस्कोप को डेवलप किया जिससे कि वो एक वीनस के लूनर फेजेस को देख सके। तो स्टेटमेंट 1, 2 दोनों या कोई भी सही नहीं है। लेट्स सी। तो इसमें है कि जो ऑप्शन 1 है वो ही सही है, लेकिन ऑप्शन 2 जो है वो गलत है। देखिए, सवाई जयसिंह थर्ड जो थे वो एक 18th सेंचुरी के इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे। स्टेटमेंट 1 करेक्ट क्यों है? लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या हुआ कि यस, वो फेमिलियर थे यूरोपियन एस्ट्रोनॉमिकल डेवलपमेंट्स के और उन्होंने फिलिप डी ला हायर की टेबल्स को यूज़ किया था, लेकिन उसमें उनको इनएक्यूरेसीज फाइंड करी। उन्होंने देखा कि यार तो बहुत गलतियां हो रही हैं, तो उन्होंने अपने ही सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन से उसको क्लैरिफाई, इनएक्यूरेसीज को, गलत जो थी उसको सही किया। स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे वो सही नहीं है। अब ये जो है राजा जी सवाई जय सिंह, इनका क्या हुआ कि जय सिंह इज बेस्ट नोन फॉर कंस्ट्रक्टिंग लार्ज मेंसरी ऑब्जर्वेशन, जैसे जंतर मंतर
है ना। जंतर मंतर जयपुर और दिल्ली में है, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, ये जो है ये सवाई जय सिंह जो हैं उन्होंने बनवाया। तो इसमें क्या हुआ कि डिज़ाइन मेनली फॉर नेकेड आइड ऑब्जर्वेशन, मतलब आप खुली आंखों से ही देख सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं है। कोई भी रिलायबल एविडेंस नहीं है कि उन्होंने कुछ ओन अपना खुद का टेलीस्कोप बनाया हो या फिर कुछ ऐसा वीनस के लिए देखने के लिए बनाया हो। ठीक है, तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 गलत है और स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है मन कौतूहल अ वर्क ऑन म्यूजिक वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द एजिस ऑफ। ये जो मन कौतूहल है वर्क म्यूजिक का किसके द्वारा बनाया गया था? राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर, तानसेन, मीराबाई या अमीर खुसरो। तो राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर है वो इसका करेक्ट आंसर है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, मन कौतूहल जो है एक इम्पॉर्टेंट ट्रिटाइज है और म्यूजिक कंपाइल्ड अंडर द पेट्रोनेज एंड गाइडेंस ऑफ राजा मान सिंह तोमर ऑफ ग्वालियर। इनके गाइडेंस के अंदर मन कौतूहल को कंपाइल करा गया। ये एक रिनाउंड सपोर्टर है आर्ट और म्यूजिक के, मतलब एक ये रिनाउंड सपोर्टर रहे हैं हरदम, अब तो नहीं है ये, लेकिन एक रिनाउंड सपोर्टर थे ये आर्ट एंड म्यूजिक के। ये इनका जो राजा मान सिंह का जो इन्फ्लुएंस था ये इनके वर्क पे दिखता है, जो कि म्यूजिकल थ्योरीज में आराम से इन्होंने जितनी भी थ्योरीज बनाई और प्रैक्टिस करी उस टाइम पे उसमें ये देखने को मिलता है। तो अगर हम सीधा सीधा देखें मन कौतूहल का आंसर आए क्वेश्चन आएगा तो वो रिलेटेड है राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर से। फिर कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मदुराई द कैपिटल सिटी ऑफ पांड्या किंगडम। तो पहला कह रहा है इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस as a large ground of city enclosed by walls on 3 sides and the Vagai river on the 4 sides। 3 साइड से वॉल और एक साइड से रिवर। फिर सेकंड कहता है अर्थशास्त्र जो है मेंशन करता है सेंटर ऑफ फाइन कॉटन टेक्सटाइल एज अ मदुराई। फिर तीसरा है अदर लिटरेरी सोर्सेज, जो दूसरे सोर्सेज हैं वो डिस्क्राइब करते हैं मेजर क्राफ्ट सेंटर्स। तो इसमें वन ऑप्शन करेक्ट है 1 2 1 2 3 या 2 3। तो इसमें तीनों जो ऑप्शंस हैं वो एकदम करेक्ट है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट। स्टेटमेंट 1 ये एक संगम एरा पोयम पोर्ट्रेस करती है। ये जो मदुरा के चन्नी ये जो है, अगर मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया हो तो सॉरी, ये जो है एक संगम एरा पोयम है, ये पोर्ट्रे करती है मदुराई एज अ वास्ट एंड मैग्निफिसेंट सिटी। बताती है कि मदुराई एक बहुत ही बड़ी और एक बहुत ही अच्छी मैग्निफिसेंट सिटी थी, फोर्टिफाइड बाय वॉल्स, चारों तरफ तीनों तरफ से घिरी हुई थी वो वॉल से, और एक साइड थी वेगाई रिवर। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है अगर हम इस PYQ को एनालिसिस करें कि मदुराई जो कैपिटल सिटी ऑफ पांड्या किंगडम है वो कौन से रिवर से बाउंडेड थी, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है इससे। स्टेटमेंट 2 देखिए, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी वो रेफर करती है मदुराई को एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फाइन कॉटन टेक्सटाइल। मतलब जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो बताती है कि मदुराई जो है एक हब है, एक सेंटर है फाइन कॉटन टेक्सटाइल का। और तीसरा स्टेटमेंट जो कि अदर एंशिएंट लिटरेरी वर्क्स है वो भी सपोर्ट करते हैं मदुराई के प्रोमिनेंस मेजर हब ऑफ क्राफ्ट। तो ये जो एंशिएंट लिटरेरी वर्क है वो मदुराई के जो पुराने काम जो मतलब एंशिएंट वर्क्स और एंशिएंट क्राफ्ट्स हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्शन प्रोग्राम ऑफ द NCM। इस वीडियो में हमने एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, CDS के PYQs जो आए हैं सब कवर करे हैं। तो ये ना सिर्फ CDS के लिए, CAPF, AFCAT, NDA और जहाँ तक मेरे को मानता है स्टेट पीसीएस और UPSC में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ CDS के लिए नहीं, बाकी और भी जो एग्जाम्स है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल है। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, एक बार और पढ़ लेते हैं कि इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है NCM का। NCM is non-cooperation movement. First is Congress organization was to reach down to the village and the mohalla level. ठीक है। फिर है boycott of government affiliated schools and colleges, taking control of the law and order machinery. फिर है surrender of titles and honors। ठीक है, इसमें से क्या नहीं है? पहला बोल रहा है कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को
विलेज लेवल एंड मोहल्ला लेवल पे आके जागरूकता करनी पड़ी। बॉयकॉट करा उन्होंने गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस का, या अपना लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल ले लिया, या सरेंडर कर दिया टाइटल्स एंड ऑनर्स। इनमें से क्या नहीं है? नॉट। ऑप्शन है सी, टेकिंग कंट्रोल ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ऑफ द स्टेट बाय द कांग्रेस वर्किंग कमिटी। कांग्रेस वर्किंग कमिटी ने कभी भी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं लिया। देखिए, एनसीएम है 1922 एनसीएम जो है 1920 में लॉन्च हुआ। उसका फाउंडिंग प्रिंसिपल था नो एंड वायलेंस, है ना, और ब्रिटिश रूल से सपोर्ट का विड्रॉल कर लेना। मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ। एक प्रिंसिपल था उसका कि वायलेंस नहीं करनी है। फिर है ये, इसमें उन्होंने क्या क्या किया देखो, सरेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट टाइटल्स, जो भी गवर्नमेंट ने टाइटल दिए उसको सरेंडर कर दिया, ठीक है ना। जो भी गवर्नमेंट स्कूल रन कर रही है, कॉलेजेस रन कर रही है, लॉ कोर्ट्स रन कर रही है, उसका बॉयकॉट करना। बॉयकॉट मतलब निष्कासन करना उसका, कि नहीं, हम नहीं करेंगे काम। फिर उन्होंने बोला कि विलेज एंड मोहल्ला लेवल पे मोबिलाइज करने के लिए उनको जागरूक करना होगा मासेस को, तो मास पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। लेकिन जो ऑप्शन सी है, ये उन्होंने कभी भी नहीं किया। स्टेट लॉ और मशीनरी जो थी उनके हाथ में उन्होंने कभी भी नहीं ली कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, और उन्होंने बोला कि हम सिर्फ और सिर्फ नॉन कॉपरेशन कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन का, हम कंट्रोल नहीं करेंगे उसे। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज डायमंड माइनिंग कैरिड आउट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। जो दिल्ली सल्तनत पीरियड है उसमें कौन सी जगह पे डायमंड माइनिंग शुरू हुई, मतलब हुई, होती रही? तो इसमें है अवध, खंबत, पन्ना या लखनौती। करेक्ट आंसर है इसका पन्ना। आप इसको, मतलब अभी ये क्वेश्चन आ चुका है, अगर ये किसी और एग्जाम में आए तो आप दिल्ली सल्तनत पीरियड में डायमंड, पन्ना भी अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें तो पन्ना भी एक डायमंड तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक वैल्यूएबल वो होता है, वैल्यूएबल एक क्या बोले उसे हम, स्टोन होता है, वैल्यूएबल स्टोन होता है। तो हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि पन्ना एंड डायमंड। एक्सप्लेनेशन पे आए तो पन्ना जो है ये एक वैसे बुंदेलखंड रीजन है, एक जगह, लेकिन हम यहाँ पे जो कनेक्ट कर रहे हैं वो पन्ना एज अ स्टोन, कि अगर हमें कभी भी आ जाए कि दिल्ली सल्तनत पीरियड में डायमंड कहाँ हुई, तो पन्ना भी एक स्टोन ही होता है, तो हम ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रियलिटी में पन्ना जो है एक बुंदेलखंड रीजन का, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में जगह है, उसका बहुत ही ज़्यादा नाम है क्योंकि यहाँ पे डायमंड माइंस है। डायमंड एक्सट्रैक्शन जो है वो दिल्ली सल्तनत पीरियड से ही आता रहा है इंडियन हिस्ट्री में। तो अदर लोकेशन जो यहाँ पे मेंशन है वो डायमंड माइनिंग ड्यूरेशन के लिए सूटेबल नहीं, मतलब यहाँ पे वो जानी ही नहीं जाती थी। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मॉडर्न स्टेट है और जो फॉर पीपल है, इसके बारे में 4 स्टेटमेंट रखी हैं, तो उसमें से क्या सही है? The forest people were subjected to new forms of political and economic dominance, and the necessity to subordinate and assimilate them led to a change in the earlier attitude of excluding these people from imperial territory. मतलब ये जो फॉरेस्ट के लोग थे, जो फॉरेस्ट जंगलों में रहते थे, वो एक न्यू फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए एक न्यू फॉर्म आ गई थी इनके ऊपर। फिर वो बोलता है स्टेट रिकॉग्नाइज दैट द फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाज द सोल मोनोपोली ऑफ द फॉरेस्ट पीपल। मतलब जो मोनोपोली थी फॉरेस्ट पीपल की फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर, वो जो लोग वहाँ पे रहते थे उन्हीं की थी। स्टेट ने ऐसा रिकॉग्नाइज किया। फिर कहता है स्टेट वाज कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड दिस टू एंड द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट वाज प्रोहिबिटेड। जो स्टेट था वो कंसर्न था कि फॉरेस्ट को हमें कंजर्व करना है, इसीलिए जो बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट था, जो आग लगा दी जाती थी फॉरेस्ट में, जंगलों में, उसको प्रोहिबिट कर दिया गया। फिर कहता है द फॉरेस्ट पीपल could be harnessed to serve the state and could be used as true spies and assassins. जो फॉरेस्ट पीपल थे, जो जंगल में लोग रहते थे, उनको स्टेट के सर्विंग में लगाया गया। उनको बोला गया कि आप ट्रूथ बनिए, ट्रूथ मतलब सोल्जर्स बनिए, स्पाइस बनिए, मतलब स्पाई बनिए, और असैसिन्स बनिए। तो क्या इसमें करेक्ट है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? क्या एक स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 3 या 4? तो लेट्स सी। जो उसमें ऑप्शन 3 है वो करेक्ट, मतलब यहाँ से 3 स्टेटमेंट
सही है। कौन कौन सी 3 स्टेटमेंट सही है देखते हैं। स्टेटमेंट 1 एकदम करेक्ट है। यस, मौर्य स्टेट एक्सटेंडेड इट्स कंट्रोल इनटू फॉरेन रीजन। यस, मौर्य स्टेट जो था उसने अपना कंट्रोल आगे बढ़ाया फॉरेस्ट रीजन तक, और ब्रिंगिंग देम अंडर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन। फॉरेस्ट पीपल है, अब उनके अंदर ऊपर भी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम चलेगा। ठीक है। स्टेटमेंट 2 यहाँ पे जो है वो गलत है। फॉरेस्ट एंड देयर प्रोड्यूस वर क्लेम्ड बाय द स्टेट, they regulated their use and exploited them for revenue rather than for granting exclusive ownership to forest communities। समझ गया? मतलब फॉर स्टेटमेंट 2 जो बोल रहा है इसमें थोड़ी गलती है। अब ये क्या गलती देखो, फॉरेस्ट एंड देयर प्रोड्यूस वर क्लेम्ड बाय द स्टेट विच रेगुलेटेड देयर यूज, है ना, रेगुलेट किसने किया? स्टेट ने। एंड एक्सप्लॉइटेड देम फ्रॉम रेवेन्यू रादर देन ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव ओनरशिप, उनको ओनरशिप नहीं मिली थी, स्टेट करता था रेगुलेट। ठीक है। स्टेटमेंट 3 एकदम करेक्ट है। यस, फॉरेन पॉलिसी जो है उन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे स्ट्रेस किया, फोकस किया और प्रोहिबिशन किया, जो कि बर्निंग ऑफ जंगल्स ये सब नहीं कर सकते। और स्टेटमेंट 4 भी एकदम करेक्ट है। तो इसलिए ऑप्शन 3, 3 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ये मत करिएगा कि सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ये क्वेश्चन बोलता है कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट अर्ली चोला पेंटिंग डिस्कवर्ड एट बृहदेश्वर टेम्पल थंजावर इन 1931। जो ये टेम्पल है अर्ली चोला टेम्पल पेंटिंग जो है ये बृहदेश्वर टेम्पल थंजावर 1931 में कहाँ से, किधर से? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ से बताओ? बुद्धा विद चोरी बेयर्स ऑन आइदर साइड, शिवा एज योगा दक्ष मूर्ति, यक्षी काली या पार्श्वनाथ विद स्नेक हुड ऑन अ लॉयन थ्रोन। तो शिव एज योगा दक्षिण मूर्ति ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें बोला गया है म्यूरल, म्यूरल होता है एक आर्ट का फॉर्म, है ना। तो अर्ली चोला म्यूरल जो है 1931 में जो डिस्कवर हुआ उसमें एक बृहदेश्वर टेम्पल में हमें मिला शिवा एज योगा दक्षिण मूर्ति। ठीक है। फाउंड बीनीथ लेटर नायक पेंटिंग्स ऑन द वॉल ऑफ द प्रदक्षिणा पथ। ये एक बताता है कि यहाँ पे चोला म्यूरल आर्ट था, कहाँ पे? टेम्पल में। फिर ये किस लिए इतना फेमस है? नेचुरलिज्म, इतना अच्छा लगता है कि इतना नेचुरलिज्म कि इतना वो लगेगा कि एकदम ही रिलेटेड टू नेचर, इतना सिंपल और इतना रियल नहीं लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। डायनेमिक कंपोजिशन, इसमें कंपोजिशन बहुत ही डायनेमिक है। वाइब्रेंट कलर्स, इतने सुंदर सुंदर कलर्स। पेंटिंग ऑफर इंपॉर्टेंट इंसाइट्स इनटू चोला आर्टिस्टिक ट्रेडिशन। इससे हमें पता चलता है कि चोला का जो आर्टिस्टिक ट्रेडिशन है वो कितना अच्छा था। फिर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। जो रेलवेज इंडिया में ब्रिटिश ने डेवलप करी उसका स्टेटमेंट है। पहला, प्राइवेट फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स फॉर द रेलवे वुड गेट लैंड फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। फिर कहता है इन्वेस्टर वुड गेट अ रिटर्न ऑफ 5% on their capital from the government if they ran at a loss or secured inadequate profit। फिर तीसरा, रेलवे would be jointly managed with the government। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं? ठीक है, लेट्स सी। इसमें बोलता है कि ऑप्शन बी 2 स्टेटमेंट तो सही है। अब कौन कौन से वो 2 स्टेटमेंट सही हैं? तो देखो इसमें है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट है उन्होंने गारंटी सिस्टम करा कि प्राइवेट कंपनीज को 5% रिटर्न देगा उनकी कैपिटल पे। ठीक है, अगर लॉस भी हुआ तो हमें सही पता चल गया कि सेकंड ऑप्शन एकदम सही है। एंड प्रोवाइडेड लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर रेलवे लाइन, और लैंड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आप रेलवे लाइन्स को बिछाइए। ठीक है ना। फिर है ऑल द ऑपरेशंस आर हैंडल्ड बाय प्राइवेट कंपनीज द गवर्नमेंट रिटेन ओवरऑल कंट्रोल। ये तो है ऑपरेशन जो भी बिछाना है रेलवे का, जो भी लाइन्स लगानी है, ये तो प्राइवेट कंपनी करती थी, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो रिटेन करती थी पूरा कंट्रोल। ठीक है, टू एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री इंटरेस्ट के लिए। समझ गए? तो ये 2 स्टेटमेंट एकदम सही है। तो ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही है। तो यहाँ पे रेलवेज वुड बी जॉइंटली मैनेज्ड विद द गवर्नमेंट, रेलवेज जॉइंटली मैनेज्ड विद द गवर्नमेंट, ऑपरेशन वाज हैंडल्ड बाय प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट रिटेन करती थी ओवरऑल कंट्रोल। देखते हैं इसमें बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्ली फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट इंडिया। अर्ली फेज था नेशनल मूवमेंट जो हो रहा है इंडिया में उसका देखिए। फिरोज मेहता, तायब जी और अदर्स उन्होंने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी का फॉर्मेशन किया। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। फिर कहता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे और उनका जो ग्रुप था उन्होंने प्लान किया इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कैलकाटा
फिर कहता है एओ ह्यूम जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्रिएट ऑल इंडिया बॉडी एज अ राइवल टू द वो ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं उनके राइवल में, जिससे कि वो ग्रीवांस सुन सके पुअर का और मार्जिनलाइज इंडियंस का। कितनी स्टेटमेंट सही है? 1 2 3 या कोई नहीं? तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही है और एक गलत है। तो लेट्स सी। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो कैसे है वो देखते हैं। देखिए, स्टेटमेंट 1 एकदम करेक्ट है। फिरोज शाह मेहता एंड तैयब जी जो थे उन्होंने एस्टेब्लिश किया बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885, एकदम सही है। फिर है स्टेटमेंट 2 एकदम सही। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उनके कंपेनियंस या एसोसिएट्स बोले इन्होंने ऑर्गेनाइज कराई इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंसेस इन कैलकाटा इन 1883 एंड इन 1885, ये भी सही है। स्टेटमेंट 3 थोड़े गलत है। ये तो सही है कि एओ ह्यूम जो थे उन्होंने ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का वो किया, फाउंड करा उन्होंने, वो इस्टेब्लिश किया, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन इट वाज नॉट इंटेंडेड टू फंक्शन एज अ राइवल टू एग्जिस्टिंग बॉडीज। ये राइवल नहीं थी इनकी, ये जो बोला गया ना कि राइवल थी, नहीं राइवल नहीं थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम को सर्व करती थी, सेफ्टी वर्ल्व की तरह काम करती थी, याद रखना एकदम सेफ्टी वर्ल्व की तरह, है ना, फॉर एक्सप्रेसिंग द ग्रीवांस ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, याद रखना एजुकेटेड इंडियंस के लिए थी। तो ऑप्शन बी 1 एंड 2 दो ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट राणा कुंभा व्यवहार के लिए सही है? बताइए। ही रोट अ कमेंट्री ऑन जयदेव गीता गोविंद, इन्होंने कमेंट्री लिखी। दूसरा, ही रोट 4 ड्रामास, 4 ड्रामास लिखे इन्होंने, इन विच ही इज सेड टू हैव मेड यूज ऑफ 4 प्रोविंशियल लैंग्वेज, 4 ड्रामा 4 लैंग्वेजेस का यूज। तीसरा बोलता है ही इरेक्टेड कीर्ति स्तंभ इन चित्तौर इन कमोमरेशन ऑफ हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। क्या इन्होंने ये बोलता है कि इन्होंने एक कीर्ति स्तंभ चित्तौर में उठाया, क्या याद रखने के लिए? जो इनकी विक्ट्री हुई थी गुजरात में। तो लेट्स सी कितना ऑप्शन सही है। मेरे हिसाब से इसमें स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों सही है। लेट्स सी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। कैसे है देखते हैं। राणा कुंभा जो थे ना वो रूलर थे मेवाड़ के, ये अपनी मिलिट्री सक्सेस के लिए और पेट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, राजा जो थे अब पूरे टाइम तो वॉर नहीं लड़ते रहते थे, तो खाली टाइम बचता था उसमें वो आर्ट एंड लिटरेचर म्यूजिक ये सब करते थे। ठीक है, अब आर्ट ऑफ लिटरेचर कर रहे हैं, मिलिट्री सक्सेस है, इनके लिए इनको बहुत जाना जाता है। He is credited with composing a commentary on Jayadev Gita Govind. Yes, this statement is correct. And authoring several dramatic works in different religion languages. तो दूसरा भी सही हो गया है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट, कीर्ति स्तंभ मतलब टावर ऑफ फेम, ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। किसने बनाया था? राणा कुंभा जी ने बनवाया था। किसके लिए? विक्ट्री उसके लिए नहीं था, यहाँ पे लिखी है ओवर गुजरात। देखो स्टेटमेंट देखो, कुछ बच्चे होंगे ये देख लेंगे इरेक्टेड कीर्ति स्तंभ, यस यस ये करा था, आगे नहीं पढ़ेंगे। आगे किस लिए बनाया? महमूद खिलजी वन जो था, महमूद खिलजी वन के ऊपर विक्ट्री पाई थी उन्होंने, ठीक है, गुजरात के ऊपर, मतलब गुजरात के लिए नहीं। तो इसीलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। स्टेटमेंट 3 में अगर ये होता ना जो मैंने लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट पे, तो तीनों स्टेटमेंट सही थे, इसलिए ऑप्शन 3 जो है सी 1 एंड 2 करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग चोलाज रूलर, मतलब चोला किंग्स एनकरेज द सिलेंडर रूलर ऑफ श्री विजया टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट विहारा इन नेगापट्टनम, मतलब किसने, कौन सा चोला किंग था जिसने एनकरेज करा कि आप एक बुद्धिस्ट विहार इन नेगापट्टनम बनाइए? तो ऑप्शन है प्रनाकत वन, राज राजा वन, राजेंद्र वन या कुलोटंगा वन। ठीक है, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इफ आई मेड। ठीक है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी करके भी बोल सकता था मैं, लेकिन मुझे लगा कि नाम बोल देना चाहिए। तो मेरे को लगता है इसमें राज राजा वन जो है उन्होंने ये करा होगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखते हैं, राज राजा वन जो है उन्होंने सपोर्ट किया शैलेंद्र रूलर को और उन्होंने बोला कि एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बननी चाहिए नागपट्टनम में, लेट 10th सेंचुरी में। उन्होंने बोला कि ही ऑल्सो एंडोर्ड द मोनेस्ट्री विद द रेवेन्यू ऑफ अ विलेज फॉर इट्स मेंटेनेंस। समझ गए?
तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था इसमें कि कौन सा चोला किंग ने एनकरेज किया शैलेंद्र रूलर को कि वो एक बुद्धिस्ट विहार इन नागपट्टनम बनाए। तो ऑप्शन बी राजराजा 1 है। नेक्स्ट बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कोर्ट पोएट ऑफ किंग कृष्णदेव राया। इनमें से कौन सा कोर्ट पोएट नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन ए तिमन्ना, ऑप्शन बी दुर्जति, ऑप्शन 3 मल्लन्ना, या ऑप्शन डी सिद्धेश्वरा। देखिए कोर्ट पोएट ये तो इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं मैं इसको कि इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि कोर्ट पोएट हरदम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि इसमें 3 तो सही है, एक जो डी ऑप्शन है वो नहीं है। लेट्स सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखो जो कृष्णदेव रायर्स हैं उनके कोर्ट में अष्टदिग्गज के नाम से 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स थे विजयनगर एम्पायर में। देखो इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन छुपे हैं, ठीक है, इसीलिए PYQs को एनालिसिस मैंने इस तरह से किया है कि आपको PYQs भी पता चल जाए, क्वेश्चन भी। अब कोई पूछे अष्टदिग्गज किसकी कोर्ट में थे, तो क्वेश्चन हो जाएगा क्या, कृष्णदेव राय की कोर्ट में, जो ये राजा जी थे। ठीक है ना, 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स, अष्टदिग्गज का मतलब पूछ लिया किसी ने कि क्या होता है, तो 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स, तो 2 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। तिमन्ना क्या है? ऑफन आइडेंटिफाइड विद तेनाली रामा। बहुत सीरियल देखे होंगे बचपन में, DD नेशनल पे आता था और भी किसी चैनल पे आते थे, तेनाली रामा, है ना, ये तिमन्ना तेनाली रामा है। दुर्जति मल्लन्ना, मल्लन्ना को क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज नंदी तिमन्ना और रंबाडूरी, ये जो भी है, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, पर ये कहते हैं। सिद्धेश्वरा जो थे वो अष्टदिग्गज में नहीं थे। लेट्स सी कि अष्टदिग्गज में कौन कौन थे। देखो अष्टदिग्गज में 8 एमिनेंस पोएट्स थे कृष्णदेव राय की कोर्ट में। ठीक है, पहला था अलासनी पिड्डाना, ऑफन कॉल्ड द आंध्र कविता पितामह, ग्रैंडफादर ऑफ तेलुगु पोएट्री। एक क्वेश्चन एक और बन गया यहाँ से, ठीक है। नंदी थिमन्ना, ऑल्सो नोन एज मल्लन्ना। फिर थर्ड में मध्यागरी मल्लन्ना, दुर्जति, है ना। फिफ्थ में देखिए पंगाली सुराना। फिर ये है तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट तेनाली रामकृष्ण तिमन्ना। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी, इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ ये प्रोनाउंसिएट करने का, लेकिन आप इन सबको पढ़ लीजिएगा। तो इसमें से आपके 3-4 क्वेश्चन डायरेक्टली बन गए। PYQs भी पढ़ लिया आपने और ये भी देख लिया कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है रॉयल पोर्ट्रेट्स ऑफ सिम्हा विष्णु एंड महादेव वर्मा आर फाउंड इन केव टेम्पल एट मल्लनपुरम। कौन से केव टेम्पल में? महेंद्र वर्मन और सिम्हा विष्णु कौन से, मतलब ये जो रॉयल पोर्ट्रेट है कौन से केव टेम्पल मम्मलपुरम में पाए जाए। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन है वराह केव, दूसरा ऑप्शन है रामानुजा केव, तीसरा ऑप्शन है आदि वराह केव या त्रिमूर्ति केव। तो मुझे लगता है इसका ऑप्शन करेक्ट है सी, जो है आदिवरा केव। देखो आदिवरा केव टेम्पल जो है वो यस ममलापुरम में है, जो कि रॉयल पोर्ट्रेट ऑफ सिम्हा विष्णु एंड महेंद्र वर्मन है, मेकिंग इट एन इम्पॉर्टेंट साइट फॉर पल्लव एरा स्कल्पचर। कौन सा एरा है इसमें? पल्लव एरा स्कल्पचर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भक्ति पोएट नामदेव, भक्ति पोएट जो नामदेव हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एक बार आप स्टेटमेंट पढ़ के देखिए, फिर मैं आगे देखता हूँ। देखो he seems to have played a part in the transmitting the southern bhakti to northern bhakti। फिर कहता है he was a rigorous monotheist and opposed caste extinction। फिर कहता है he was a devout follower of कबीर। तो इसमें कितने स्टेटमेंट सही है? तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी जो है वही है। स्टेटमेंट 1 देखो आप, नामदेव जो है 13th एंड 14th सेंचुरी के पोएट हैं, सेंट है महाराष्ट्र से। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्या, सदर्न भक्ति के आइडियाज़ को नॉर्दर्न इंडिया के आइडियाज़ में लाने के लिए।
स्पेशली कहाँ पे, पंजाब, ठीक है ना, जहाँ पे उनकी जो हिम्स है ना वो गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी इंक्लूडेड है। फिर है स्टेटमेंट 2, ये भी करेक्ट है। इनकी जो टीचिंग थी वो मोनोथिज्म पे थी और कास्ट सिस्टम से ये क्या बोलते हैं, स्ट्रांगली अपोज करते थे कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, कि कास्ट बहुत खराब चीज़ होती है। स्टेटमेंट 3 जो है, ही वॉज अ डिवोट फॉलोअर कबीर, नहीं, नामदेव जो थे वो कभी भी फॉलोअर नहीं थे कबीर के, ठीक है। ये कंटेम्प्रेरी थे, मतलब कंटेम्प्रेरी मतलब कि देखिए नामदेव फॉलोअर नहीं थे, कबीर जब थे तो फिर नामदेव। बोथ वर इंडिपेंडेंट भक्ति सेंट्स विद सिमिलर आइडियाज, दोनों जो थे दोनों लोग इंडिपेंडेंट भक्ति सेंट्स थे और आइडियाज उनका सिमिलर था, तो इसलिए दो स्टेटमेंट में करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, हु प्रोपाउंडेड कश्मीर शैविज्म, कश्मीर शैविज्म का किसने, कौन प्रोपाउंडर था, वासुगुप्त, अभिनव गुप्त, रमाकांत या आचार्य जी। तो इसमें देखिए कि कौन था इसमें, तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि इसमें जो वासुगुप्त थे वो प्रोपाउंड किए कश्मीर शैविज्म को। देखिए वासुगुप्त जो थे 9th सेंचुरी में, अब इन्होंने कश्मीर शैविज्म का क्रेडिट मिलता है उनको कि फाउंड किया इन्होंने कश्मीर शैविज्म, ठीक है। तो इसका आंसर है कश्मीर शैविज्म। कैसे करा उन्होंने, शिवसूत्र जो कि एक बेसिक पार्ट था, ठीक है, जो उसके बाद जो थिंकर्स थे जैसे अभिनव गुप्त उन्होंने इसको एक्सपेंड किया, टीचिंग को, इनकी टीचिंग को एक्सपेंड किया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया करेक्ट ए, वासुगुप्त। देखिए अब हमारी यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। नेल्सन मंडेला जी ने बोला गया कि जब तक हम वो काम कर नहीं लेते ना तब तक हमें वो इम्पॉसिबल ही लगता है काम करना, है ना। तो इसीलिए इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल, हमेशा, मतलब अगर आप सुबह 4 बजे नहीं उठ पा रहे तो आपको लगे नहीं उठ पा रहे, लेकिन आप जिस दिन उठ गए उस दिन ये इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।